नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा तक आपके सारे विषय के पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, उससे पहले देखिए यहाँ पे निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्नों को हल करना क्या है, अनिवार्य है। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है कि सच्चे मित्र की परख होती है। ऑप्शन अ है सुख के समय, ऑप्शन ब विपत्ति के समय, ऑप्शन स है तीज त्योहार पर और ऑप्शन नंबर द है समारोह के समय। तो विद्यार्थियों सच्चे मित्र हैं उनकी परख है विपत्ति के समय होती हैं। तो आप ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर करेंगे। दूसरा प्रश्न है एठ बेसारी दबे पावो भगी का अर्थ है, यानी एक जो वाक्य है या फिर मुहावरा है जो कि है एठ बेसारी दबे पावो भगी, इसका अर्थ क्या होता है? घमंड चूर होना, बेचैनी आना, शर्म आना या फिर विचार बदलना। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर अ रहेगा, घमंड चूर होना। चलिए तीसरा है इसका कि गड्ढमड्ढ शब्द से अर्थ है, यानी गड्ढमड्ढ जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? बेस्वाद, बेकार, मिला हुआ या फिर तीखा। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? मिला हुआ, यानी गड्ढमड्ढ का मतलब होता है कि वो सामने वाले से क्या है? मिला हुआ है। अगले प्रश्न हैं वो आपके रहेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे और इनके उत्तर हैं आपको एक पंक्ति में या फिर 20 से लेके 25 शब्दों के अंदर देने हैं। तो इसका पहला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न देखिए कि पहली कठपुतली की किस बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, यानी पहली कठपुतली की बात सुन के दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली कठपुतली ने स्वतंत्र रहने की बात की है और स्वतंत्रता किसको प्यारी नहीं होती है, इस कारण से दूसरी कठपुतलियों को भी उनकी बात है वो अच्छी लगी है। चलिए आपका पांचवा प्रश्न है कि नीलकंठ पाठ के लेखक हैं वो कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो नीलकंठ जो आपका पाठ है इसके जो लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 6, विप्लव गायन कविता के रचयिता कौन है? तो विप्लव गायन जो कविता है उसके जो आपके रचयिता है वो है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। चलिए प्रश्न 7 है, कारक के कितने भेद होते हैं और उनके नाम लिखिए। कारक के कितने भेद होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों कारक के हैं वो 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। अब जो आगे वाले जो आपके प्रश्न आने वाले हैं वो आपके दीर्घ उत्तरात्मक, यानी इनके उत्तर हैं थोड़े से बड़े आपको लिखने हैं। तो प्रश्न 8 है कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद जी हैं इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो आपको पता होगा ध्यानचंद जी हैं ये हॉकी के एक बहुत ही होनहार और खतरनाक खिलाड़ी थे और इन्होंने अपने देश के लिए अपने राज्य के लिए कई सारे जो पदक हैं वो ला कर दिए थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि वीर कंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया, यानी आपको बताना है कि कंवर सिंह की कौन कौन सी विशेषताएं थी उनके व्यक्तित्व की जिनसे आप प्रभावित हुए हैं। तो उनकी जो विशेषता थी वो थी सहयोगी भाव, यानी किस कोई भी व्यक्ति हो जो कि संकट की स्थिति में हो तो उनका सहयोग करना, यानी सहयोग भाव की भावना अपन को मिलती है। दृढ़ संकल्पी, यानी मतलब होता है कि कोई भी काम करने के लिए संकल्प ले लेते हैं तो उनका पूरा करके ही समाप्त करते हैं, तो उनका संकल्प है ना वो दृढ़ होता है। और अपन को क्या मिलता है? वीर सेनानी, वो कैसे थे? वीर सेनानी थे।
दयालुता, यानी वो दया रखने वाले थे, जीवों के ऊपर दया रखते थे। चलिए 10वां प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आपके जो रहीम के दोहे पाठ है, उनमें से किन्हीं 4 दोहों को लिखना है। यानी रहीम के दोहे आपका जो पाठ है, उनमें से आपको 4 दोहे को याद कर लेना है। उनमें से 2 या 3 आपके एग्ज़ाम में आएँगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न है जो कि आपका 11वां है कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और उनसे कैसा बचा जा सकता है? तो पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं विद्यार्थी, उन्हें कृमि रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कृमि रोग कहते हैं। दूषित भोजन से और दूषित जो जल पीते हैं, उनके कारण है अपने पेट के अंदर है वो कीड़े हो जाते हैं, और उनको अपन कृमि कहते हैं, मैंने पहले ही कहा है। तो इसके बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं? अपन को नाखून है वो काट कर रखने चाहिए, और साथ ही खाना खाने से पहले हमेशा साबुन से हाथ धोने चाहिए, या फिर हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। शौच जाने के बाद में साबुन से हाथ धोने चाहिए। नंगे पैर हैं अपन को घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि नंगे पैर क्या होता है कि जो कृमि के जो अंडे होते हैं ना, वो मिट्टी के अंदर होते हैं, और जैसे अपन नंगे पाँव चलते हैं तो अपने पैरों से चिपक जाते हैं और फिर अपने शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं, और इस कारण से अपन क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, वो है 12वां कि अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा था कि इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा, ऐसा क्यों कहा था? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, उससे रोहिणी ने बड़े प्यार से बात की थी, और उसे बच्चों पर प्यार आ गया था। इस कारण से रोहिणी और उनके साथ में जो बच्चे थे उनसे कहा था कि भाई इस बार जो मिठाई है ना, इनके मैं पैसे आपसे नहीं लूँगा, आप खा लो। चलिए 13वां प्रश्न है कि सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विद्यार्थियों, इनकी विशेषता ये थी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र 2 महानद हैं, यानी बहुत बड़ी महान नदियाँ हैं, जो हिमालय से निकलती हैं और समुद्र में जाके समा जाती हैं। इनके बारे में थोड़ा-सा आप बड़ा लिखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित शब्दों के 4-4 विलोम शब्द हैं, सॉरी पर्यायवाची शब्द हैं, वो आपको लिखने हैं। तो इन शब्दों के क्या लिखने हैं? 4-4 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सोने के, राजा के, अग्नि के, पावक वगैरह जो भी आपको लिखना है। गंगा के, पवन के यानी हवा के, और हाथी के, गज वगैरह जो भी आपको लिखना है। इनके 4-4 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। चलिए 15वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अग्रलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यानी आगे लिखे हुए जो शब्द हैं, इनके क्या लिखने हैं? आपको विलोम शब्द लिखने हैं। अवनति का विलोम लिखना है, आय का विलोम लिखना है। आय का विलोम क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। अभिमान का लिखना है, अभिमान का विलोम क्या हो जाएगा? वो भी आप लिखिएगा। अनाथ का लिखना है, ठीक है ना? उत्तम, गुप्त, भाग्य और सजीव, इन सभी शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। प्रश्न 16 है कि परीक्षा काल में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अपने जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी आपके परीक्षा का टाइम है, लेकिन आपके आसपास का जो वातावरण है या फिर आसपास की जगह है, यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण काफ़ी हो रहा है, लाउड स्पीकर वगैरह। तो इसके लिए आपको जिला कलेक्टर को या फिर जिलाधीश हैं, उनको प्रार्थना पत्र लिखना है कि महोदय जी, हमारा परीक्षा का समय चल रहा है, तो आप ध्वनि प्रदूषण को रोकिए। और लास्ट प्रश्न है कि किन्हीं एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, इसके ऊपर आप 200 शब्दों में निबंध लिख दीजिए। अगर ये नहीं आता है तो कोरोना महामारी और एक दीपावली, होली, या फिर हमारा फेवरेट त्योहार, या फिर मेरा विद्यालय, इनके ऊपर आपका निबंध आ सकता है। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ ये पेपर आपने पूरा का पूरा देखा है और सारे प्रश्नों को समझ लिया है। अब आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपके अर्धवार्षिक में और आपके वार्षिक में अच्छे से अच्छे अंक लाने हैं, और क्लास में आपको फर्स्ट आना है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के बारे में आप सुझाव भी लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कोई सुधार करना हो या फिर और कोई विषय का पेपर चाहिए, तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, वो भी आप ज़रूर लिखिएगा, और हरदम मैं आपके साथ में रहूँगा, हमेशा आपके साथ में रहूँगा, और आपके लिए ऐसे ही पेपर लेकर आता रहूँगा। तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को आपके जो दोस्त हैं उनको भी आगे भेजें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो विद्यार्थियों, मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।